गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी बेटा, कल जो हमने किया था द रेन ऑफ टेरर, लास्ट में जो हमने वीडियो देखी थी रेन ऑफ टेरर में आपने देखा था कि जो जैकोबिन क्लब्स का जो लीडर था रॉबस्पियरे, ठीक है। सो उसने बच्चे अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया और जो लोग कोई भी उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाते थे, ठीक है, तो उसको उन्होंने अरेस्ट कर लिया और उनके ऊपर मुकदमा चलाते थे। और मुकदमा चलाने के बाद जिसको भी गिल्टी पाया जाता था उसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती थी, ठीक है। तो इस तरह ये सारे और भी कई सारे उन्होंने चेंजेस किए थे। तो अब उनकी शक्ति जो है वो बढ़ रही थी, ठीक है। तो लोग जो है इसके बारे में जान गए थे। 1794 में आपको पता है कि मोनार्की का अबोल्यूशन हो गया था और बहुत सारी ऐसी फ्रेंच मैन एंड वुमेन थी जिनको उन्होंने सिटीज़न बना दिया, सिटियन सिटियन, और उसके बाद में सिटीज़न कहना शुरू कर दिया। ऐसी कुछ चेंजेस की और साथ ही साथ उन लोगों को इन्होंने अरेस्ट भी किया, ठीक है। जो भी उसे लगता था कि उसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको देशद्रोही घोषित कर दिया जाता था। तो उसके बाद की सिचुएशन हम डिस्कस करते हैं, वुमेन्स रेवोल्यूशन। अब बच्चे, फ्रांस की जो सिचुएशन थी, आप पढ़ चुके हो कि फ्रांस में कभी मोनार्की आई, उसको अबॉलिश कर दिया, फिर रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई, उन्होंने कुछ चेंजेस किए, ठीक है। फिर ये न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बना 1791 में, सॉरी। तो उसमें भी क्या था, उन्होंने जो क्राइटेरिया लिया था मैन डोमिनेटेड सोसाइटी का, उन्होंने मैन के बारे में ही बात की थी और उन्हीं को पॉलिटिकल राइट्स दिए थे, ठीक है। और मैन के लिए ही था जो व्यक्ति जो है मतलब प्रॉस्पेरस था, अमीर व्यक्ति था, चाहे वो थर्ड स्टेट का ही था, उन्हीं को वोटिंग राइट्स दिए गए थे। गरीब लोगों को कोई वोटिंग राइट नहीं था, कोई पॉलिटिकल राइट नहीं था। ऐसे ही विमेन को भी कोई वोटिंग राइट नहीं था। उन्हें बहुत बड़ी ये आशा थी कि जब ये नया कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो उनके लिए कुछ ना कुछ ऐसा होगा, क्योंकि विमेंस ने बच्चे स्टार्टिंग में बहुत एक्टिव पार्टिसिपेट किया था। जब जो मैन थे, ठीक है, वो लड़ाई में जाते थे, युद्ध करने चले जाते थे, तो विमेंस ने बच्चे अपने सारे मतलब फैमिली को वो संभालती थी। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो हैंडल करती थी, ठीक है। वो लोगों के घरों में काम करती थी, स्लेवरी का काम भी करती थी और अपने बच्चों को भी पालती थी, अपने फैमिली मेम्बर्स की केयर भी करती थी, घर के काम भी वो करती थी। तो उन्हें आशा थी कि अब उनकी सिचुएशन में भी कोई ना कोई सुधार ज़रूर आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में उनके लिए कुछ भी नहीं किया गया था, तो इसीलिए वो डिसअपॉइंटेड हो गई थी, वो निराश हो गई थी। सो देयर वेजेस वर लोअर देन दोज ऑफ मैन। ये भी एक बहुत बड़ी ट्रेजिडी थी कि वो इतना काम करती थी फिर भी उनकी जो पेमेंट थी, तो मैन के अकॉर्डिंगली वुमेन को जो मतलब पेमेंट थी वो कम दी जाती थी, ठीक है। लेकिन विमेन जो थी वो दे डिमांडेड इक्वल पे, तो वो उनका राइट था, ठीक है। उनको ये चाहिए था कि उनको भी, जब वो सारे के सारे वैसे ही काम कर रही है तो उनको भी जो पे है बराबर की मिलनी चाहिए, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने मिलकर के वो डिस्कस करती थी और वो अपने जो उनके इंटरेस्ट्स थे, जो उनकी डिमांड्स थी, उसके लिए वो एक दूसरे के साथ मिलके बहुत सारे उन्होंने ऐसे पॉलिटिकल क्लब्स बनाए थे। कई न्यूज़पेपर भी वो निकालती थी ताकि और वुमेन को भी इसके बारे में पता चल सके, सब उसके लिए अवेयर हो सकें, ठीक है। तो उनकी ये डिमांड थी, कंटिन्यूसली चल रही थी कि उनको भी पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, ठीक है। सम लॉज वर इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव द पोजीशन ऑफ वुमेन, नो डाउट कभी कभी किसी किसी गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे राइट्स उनको दिए, ठीक है। उनको मतलब स्कूल्स उनके लिए खोल दिए गए और कुछ विमेन वहाँ पे पढ़ने भी जाती थी, लेकिन ऑल विमेन जो थी वो ऐसा नहीं कर सकती थी, ना ही उनको कोई पॉलिटिकल राइट दिया गया था। दिस स्ट्रगल स्टिल कंटिन्यूअस इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये सिर्फ फ्रांस की बात नहीं है, तो पूरे वर्ल्ड में सिचुएशन ऐसी ही थी, ठीक है। सारे वर्ल्ड की जो लेडीज़ थी, सब जो विमेन थी वो स्ट्रगल कर रही थी। और फ्रांस की जो रेवोल्यूशन है
ठीक है। फ्रांस में जो जो एक्टिविटीज़ हो रही थी, इसका जो प्रभाव है बच्चे यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में इसका असर पड़ रहा था, लोगों को अवेयरनेस मिल रही थी। इट वॉज फाइनली इन 1946 दैट वीमेन ऑफ इन फ्रांस वॉन द राइट टू वोट। ये 1946 का जो टाइम है, ये बहुत लेट का टाइम है ये इतना, लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो 17 या 18 सेंचुरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे वीमेंस को फ्रांस में कोई राइट नहीं मिला, और इनकी जो रेवोल्यूशन थी वो रेगुलर चलती आ रही है। बहुत सारी वीमेंस ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो उसके बाद कहीं जाके 1946 में इनको पॉलिटिकल राइट मिला, राइट टू वोट, ठीक है। नेक्स्ट जो है एक नया टॉपिक है बेटा, द अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। अब स्लेवरी क्या होता है? स्लेवरी मीन्स गुलामी, ठीक है। गुलामी का मतलब क्या होता है कि राजा लोग जो होते हैं, ठीक है, वो अपने अंडर कंट्रोल कुछ व्यक्तियों को खरीद लेते हैं, उनको अपने गुलाम बना लेते हैं, ठीक है, जो उनके कहे अनुसार ही चलते हैं और उन्हीं के यहाँ रहते हैं, उनको कोई किसी प्रकार का राइट नहीं होता, ठीक है। देयर वॉज अ ट्राइंगुलर स्लेव ट्रेड अमंग यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका। बच्चे उस टाइम पे जो सिचुएशन थी वो क्या थी? जैसे फ्रांस में सिचुएशन चेंज हुई, मोनार्की अबॉलिश हो गई, ठीक है, और कभी जैकोबिन्स क्लब बन गए, उसके बाद जो है आपकी नेशनल असेंबली भी आई है, ठीक है, और कन्वेंशन आ गई है। कन्वेंशन के बाद जो है आपकी डायरेक्टरी आ गई। डायरेक्टरी क्या थी? जो 5 मेंबर थे इसके, जो कि पूरे फ्रांस को रन्स कर रहे थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो ट्रेड है काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था। तो ये जो 3 आपके सामने है, यूरोप, अफ्रीका एंड अमेरिका, ये तीनों कंट्रीज आपस में ट्रेड कर रहे थे, ठीक है। ये क्या करते थे कि कुछ स्लेव्स को ख़रीद लेते थे, ठीक है। बहुत सारी इनके अंडर कंट्रोल में कॉलोनीज़ थी, तो उन कॉलोनीज़ में जाके इन स्लेव्स को छोड़ देते थे। वहाँ पे ये एग्रीकल्चर का काम करते थे। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे प्रोड्यूस की जाती थी, जैसे टी, कॉफ़ी, इंडिगो एक्सेट्रा, ठीक है। ये सारी प्लांटेशन की खेती करते थे कि किसके लिए? वो अपनी इकोनॉमिक कंडीशन को मजबूत करने के लिए ये तीनों बहुत ज़्यादा जोर लगा थे। यूरोप में आपका मेनली आता है फ्रांस, ठीक है। तो फ्रांस भी अपनी सिचुएशन को संभालने के लिए ये व्यापार को लगातार बढ़ा रहा था। तो इसके लिए इनको स्लेवरी चाहिए थी, ठीक है। नो लॉज वर पास्ड अगेंस्ट इट। तो इसीलिए जब तक ये फ्रांस की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी ऐसे ही डामाडोल रहती थी, कभी कोई गवर्नमेंट आ गई, कभी कोई गवर्नमेंट आ गई, तो स्लेवरी को कभी भी अबॉलिश नहीं किया गया, ठीक है। जैसे सबसे पहले आती है, पहले तो जो है मोनार्किकल सिस्टम था, ठीक है। मोनार्क जो होते हैं, राजा जो होते हैं, उनको तो स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती है, और उसके अंडर काम करने वाले जो सामान थे, जागीरदार थे, उनको भी स्लेव्स की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उनके पास जागीर होती थी और उसके ऊपर खेती करवाने के लिए उनको ऐसे लोग चाहिए थे। तो इसीलिए वो स्लेवरी को कभी अबॉलिश नहीं करते थे। उसके बाद आती है नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ने भी ऐसा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि चाहे वो थर्ड स्टेट के लोग थे, लेकिन वो प्रॉस्पेरस लोग थे, रिच लोग थे, ठीक है। थर्ड स्टेट में भी कुछ लोग ऐसे थे जो काफ़ी रिच थे, तो वो ही रिच लोग थे, तो उनको भी अपनी ज़मीनों के ऊपर खेती करवाने के लिए ऐसे ही आगे स्लेव्स चाहिए थे। तो इसीलिए उन्होंने भी स्लेवरी के अकॉर्डिंग कुछ नहीं किया, ठीक है। उन्होंने कोई स्लेवरी अबॉलिश नहीं की। लेकिन उसके बाद आती है कन्वेंशन। कन्वेंशन में क्या था कि जो लोग हैं वो बिल्कुल लोअर लेवल के लोग थे, ठीक है। तो वहाँ पे उन्हें कोई ऐसा कुछ नहीं चाहिए था कि उन्हें कोई खेती नहीं करवानी थी, उनके पास कोई जागीर नहीं थी, तो इसीलिए उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश करने के लिए कुछ कदम चुके, ठीक है। बट 10 years लेटर स्लेवरी वॉज री इंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन। तो उसके बाद जब उन्होंने स्लेवरी को अबॉलिश कर दिया, ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है? सिचुएशन चेंज होती है। क्यों? क्योंकि सब जगह जो है काफ़ी ज़्यादा मतलब जो सिचुएशन है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल चल रही थी। चाहे वहाँ पे फ्रांस में चाहे डेमोक्रेटिक जो उनका पॉलिटिकल ढांचा है बन गया था, लेकिन फिर भी वहाँ पर
सारे के सारे लोग वैसे नहीं थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंगली कुछ लोगों को राइट्स मिले थे लेकिन बाकी लोगों को नहीं मिले थे। और जो इन्होंने डायरेक्टरी बनाई थी उनमें और जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम था उनमें कोई भी तालमेल नहीं था। तो उसी के चलते नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है, उस सिचुएशन को वो मतलब उसको देख करके वो अपने आप को वहाँ पे स्थापित करता है, ठीक है। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में आता है तो 1804 में वो अपने आप को वहाँ का किंग जो है मनार्क घोषित कर देता है और उसने फिर से स्लेवरी को री इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। इट वॉज फाइनली इन 1848 दैट स्लेवरी वॉज अबॉलिश्ड इन द फ्रेंच कॉलोनीज, ठीक है। तो जब नेपोलियन बोनापार्ट को हरा दिया जाता है और धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होती है तो बहुत लंबे टाइम के बाद 1848 में जाके स्लेवरी जो है वो पूरी तरह से अबॉलिश की जाती है फ्रेंच की कॉलोनीज़ में, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा है जी द रेवोल्यूशन एंड एवरीडे लाइफ। रेवोल्यूशन का एवरीडे लाइफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। The year following 1789 in France saw many changes in the lives of men, women and children. मीन्स के सब लोगों की जो लाइफ थी, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी चेंजेस देखी थी। रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट्स took it upon themselves to pass laws that would translate the ideas of liberty and equality into everyday practice. नो डाउट जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट्स वहाँ पे आई उन्होंने कौन से आइडियाज़ को लेकर के काम किया, आगे के आगे जो कौन सा आइडिया ट्रांसलेट किया था लिबर्टी एंड इक्वलिटी का, ठीक है। तो उन्हीं के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा इक्वलिटी और लिबर्टी मिली थी, आज़ादी भी मिली लोगों को, ठीक है, और बराबर के राइट्स भी मिले, जैसे राइट टू स्पीच, है ना। तो ऐसे काफ़ी सारे, और राइट टू एक्सप्रेस। तो लेकिन नो डाउट कि सारे लोगों को कभी पहले जो है राइट्स नहीं मिले थे, चाहे कुछ लोगों को मिले, लेकिन कुछ राइट्स ऐसे थे जो सब लोगों को बराबर दिए गए थे, ठीक है। जो उनके परमानेंट राइट्स थे उनको कोई भी उनसे छीन नहीं सकता था। वन इम्पॉर्टेंट लॉ दैट केम इनटू इफेक्ट वाज द अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो लॉ था वो कौन सा था, अबॉलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप का मतलब क्या होता है कि जब कोई, जैसे आपने सुना होगा, हम कोई टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, कोई फिल्म देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम कहते हैं कि ये सेंसर बोर्ड ने पास किया है, ठीक है। अब सेंसर बोर्ड क्या होता है, एक ऐसी बॉडी है जो कोई भी जो ऐसी चीज़ जो लोगों के सामने आने वाली है वो उसको देखता है और देख के ये जजमेंट लगाता है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। अगर वो उसको सही मानता है तो ही वो लोगों के सामने पेश की जा सकती है, अदरवाइज़ उसको बैन कर दिया जाता है। तो फ्रांस में सबसे पहले सेंसरशिप कौन था, मोनार्क, किंग, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी पावर जो है वो किंग के हाथों में होती थी। किंग जो चाहता था वो ही चीज़ लोगों के सामने आती थी, ठीक है। तो जब मोनार्की को अबॉलिश कर दिया जाता है तो उस वक्त ये सेंसरशिप भी अबॉलिश हो जाता है, ठीक है। द आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लीगेसी ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। मुझे लिबर्टी एंड डेमोक्रेटिक राइट्स का जो इम्पोर्टेंट आइडिया है ये सबसे ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन है, ठीक है। सबको जो लिबर्टी का जो आइडिया मिला है बाकी कंट्रीज़ को भी मिला है, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन की ही देन है। दिस स्प्रेड फ्रॉम फ्रांस टू द रेस्ट ऑफ यूरोप ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, ठीक है, जो फ्रांस के बाहर भी फैलता है। आपने देखा होगा हमारा कंट्री भी उस टाइम पे जो है ब्रिटेन का एक कॉलोनी बना हुआ था, ठीक है, उनके अंडर कंट्रोल में था। तो ये हमारे लोगों के ऊपर भी इस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा, क्योंकि तब तक जो है मीडिया काफ़ी ज़्यादा बच्चे मतलब डेवलप हो चुका था लोगों को, और बाकी के जो आसपास के कंट्री से, नेबरिंग कंट्री थे, सबको ये आइडिया फ्रांस से ही मिला था, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका जी लास्ट में, ये कंक्लूज़न है आपके लेसन का। ये सारा जो हौच पौच वहाँ पे चल रहा था, तो इसके बाद जो उस सिचुएशन का जो फ़ायदा उठाया है वो है नेपोलियन बोनापार्ट, ठीक है। नेपोलियन बोनापार्ट ने उस टाइम पे जब वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब उथल पुथल चल रही थी, तब उसने 1804 में अपने आप को वहाँ का फ्रांस का एम्परर घोषित कर दिया,
ठीक है। ही सेट आउट टू कंकर नेबरिंग यूरोपियन कंट्रीज dispossessing dynasties and creating kingdoms where he placed members of his family। वो क्या करता था, तो सबसे पहले उसने नेबरिंग कंट्रीज़ को जीतना शुरू कर दिया, ठीक है। वो उन कंट्रीज़ के ऊपर, जैसे बेल्जियम वगैरह, पोलैंड, बेल्जियम, ठीक है, आसपास के जो भी कंट्रीज थे वो वहाँ पे जाता, उनके ऊपर अटैक करता, उनको हरा देता और उस राजा को हरा करके अपने किसी दोस्त मित्र या अपने किसी रिलेटिव को वहाँ का रूलर बना देता, ठीक है। तो इसी प्रकार उसने काफ़ी सारे कंट्रीज़ को जीत लिया था। ही सॉ हिज रोल एज एन मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप। तो इसी के चलते चलते उसने यूरोप में कुछ चेंजेस लाई, ठीक है, कुछ चेंजेस किए उसने, तो जिसके कारण लोगों को लगा, जैसे उसने सबके लिए इक्वल राइट्स दिए, ठीक है। उसने कहा कि जो राइट्स हैं वो सबको बराबर मिलने चाहिए, तो लोगों को लगा कि ये डेमोक्रेटिक रूलर है, ठीक है। तो उसको लोगों को लगा ये लिबर्टी का एक मसीहा है। तो मॉडर्नाइज़र के रूप में वो यूरोप में मतलब उसका जो प्रभाव बढ़ता चला गया। तो लेकिन धीरे धीरे उसने, जब उसकी जो पावर थी काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट हो गई, तो उसने कुछ ऐसी चेंजेस की जो लोग नहीं चाहते थे, ठीक है। लोगों को लगने लगा कि चाहे वो हमें ऐसे राइट्स दे रहा है, लेकिन हमारी जो पॉलिटिकल लिबर्टी है वो तो बिल्कुल ख़त्म हो रही है, ठीक है। तो इसलिए लोगों ने उसके अगेंस्ट खड़े होना शुरू कर दिया। तो ही वॉज फाइनली डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815 में आखिरकार लोगों ने उसके खिलाफ लड़ाई शुरू कर दी, वॉर शुरू हो गई। तो उस वाटरलू की लड़ाई में नेपोलियन को हरा दिया गया, ठीक है। वी होप द गिवन द फ्रेंच रेवोल्यूशन क्लास 9 नोट्स सोशल साइंस हिस्ट्री चैप्टर 1 SST, ठीक है। तो आप इसके जो नोट्स है वो हम बनाएंगे, आप इस चैप्टर को अच्छे से सुनोगे और इसको रीड भी करोगे। जो पेजेस मैंने आपको दिए हैं प्लीज़ उसको सारे बच्चों ने अच्छे से रीड करना है। जो भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा, थैंक यू।